नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कल कॉकरोच जनता पार्टी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा ध्यान पार्टी के 3 प्रवक्ताओं में से एक नाम पर खास तौर पर अटक गया, विजेता दहिया। नाम को जाना पहचाना सा लगा। थोड़ा सोशल मीडिया खंगाला तो पक्का हो गया कि ये वही विजेता दहिया हैं जो ध्रुव राठी की रिसर्च एंड स्क्रिप्टिंग टीम का एक बड़ा नाम रहे हैं। तब मुझे साल 2021 की एक पुरानी बहस याद आ गई। उस समय ध्रुव राठी ने कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म पर एक वीडियो सीरीज बनाई थी। उन वीडियोस को लाखों करोड़ों लोगों ने देखा था। मैंने भी देखा था। मुझे लगा कि उन वीडियोस में कम्युनिज्म और सोशलिज्म को जिस तरह से दिखाया गया था वो काफी हद तक लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू था, लिबरल नजरिए से इंस्पायर्ड था। इसी वजह से मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर उनके जवाब में 2 वीडियोस बनाए थे, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। अब 5 साल बाद जब उन्हीं ध्रुव राठी की टीम से जुड़े रहे विजेता दहिया कॉकरोच जनता पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के रूप में सामने आए, तो मेरी दिलचस्पी इस पूरी कहानी में और बढ़ गई। क्योंकि मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं है, मामला उस पूरी राजनीतिक धारा का है जो पिछले 1.5 दशक से बार बार नए चेहरे और नए नारों के साथ सामने आती रही है। साल 2011 का अन्ना आंदोलन याद है? याद कीजिए, उस समय पूरे देश में माहौल ऐसा बनाया गया था कि भारत की लगभग हर समस्या की जड़ भ्रष्टाचार है और अगर लोकपाल आ जाए तो देश बदल जाएगा। लाखों नौजवान सड़कों पर उतर आए थे। मीडिया दिन रात उसी आंदोलन को दिखा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी क्रांति होने वाली है। लेकिन हुआ क्या? उस आंदोलन से आम आदमी पार्टी निकली, पार्टी सत्ता तक पहुंची। लेकिन क्या बेरोजगारी कम हुई? क्या अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हुई? क्या प्राइवेटाइजेशन रुक गया? क्या कॉरपोरेट घरानों की ताकत कम हुई? सच तो यह है कि सिस्टम वही रहा, केवल कुछ चेहरे बदल गए। दरअसल जरूरी सवाल यह नहीं है कि कौन ईमानदार है और कौन बेईमान। जरूरी सवाल यह है कि सिस्टम किस क्लास के हित में काम कर रहा है। अगर कोई फैक्ट्री मालिक मजदूर को कम सैलरी देता है तो वो रिश्वत लिए बिना भी उसका शोषण कर सकता है, और वो भी लीगली। अगर कोई बड़ी कंपनी किसानों की जमीन खरीदकर मुनाफा कमाती है तो वो पूरी तरह कानूनी तरीके से ऐसा कर सकती है। यानी समस्या केवल भ्रष्टाचार नहीं है, समस्या उस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में भी है जिसमें कुछ लोगों के हाथ में संपत्ति और ताकत जमा होती चली जाती है। आज भी हालत देख लीजिए। देश की बड़ी आबादी रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही है, और दूसरी तरफ अरबपतियों की संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। तो सवाल यह है कि इस असमानता की जड़ क्या है? और यहीं से लिबरल पॉलिटिक्स और मार्क्सिस्ट पॉलिटिक्स के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। ध्रुव राठी जैसे इन्फ्लुएंसर्स भाजपा की आलोचना करते हैं, ये सही बात है। लेकिन उनकी राजनीति आमतौर पर बेहतर शासन, बेहतर संस्थाओं, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जैसे मुद्दों तक सीमित रहती है। वे सिस्टम के भीतर सुधार चाहते हैं। मार्क्सवाद इससे आगे जाकर सिस्टम की बुनियाद पर सवाल उठाता है। अब आइए जरा कॉकरोच जनता पार्टी की बात कर ली जाए। इस पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं। पार्टी के प्रवक्ताओं में आशुतोष रांका जैसे लोग हैं जिनका भी आम आदमी पार्टी से संबंध रहा है। विजेता दहिया जैसे लोग हैं जो सोशल मीडिया और लिबरल पॉलिटिकल स्पेस से आते हैं। सोनम वांगचुक जैसे लोकप्रिय चेहरे भी इसके आसपास अब दिखाई दे रहे हैं। इन सभी चीजों को एक साथ रखकर देखें तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हम अन्ना आंदोलन की तरह एक और मिडिल क्लास पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन देख रहे हैं? मैं साफ कर दूं कि किसी आंदोलन की आलोचना करने का मतलब यह नहीं है कि उसकी हर बात गलत है। अगर लाखों छात्र परीक्षा घोटालों से परेशान हैं तो उनकी नाराजगी जायज है। अगर युवा बेरोजगारी से तंग हैं तो उनका गुस्सा जायज है। अगर लोग एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं तो यह भी जायज है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह गुस्सा सिस्टम की जड़ों तक पहुंचेगा या केवल कुछ मंत्रियों के इस्तीफे तक सीमित रह जाएगा? मान लीजिए कल धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं, फिर क्या होगा? क्या कोचिंग इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी? क्या शिक्षा का बाजारीकरण रुक जाएगा? क्या लाखों बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिल जाएगी? क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीस आधी हो जाएगी? अगर जवाब नहीं है तो हमें मानना पड़ेगा कि समस्या किसी एक मंत्री से कहीं बड़ी है। एक और बात, यह बात मुझे बहुत परेशान करती है। पिछले कुछ महीनों में नोएडा सहित देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम बड़े कारखानों में मजदूरों के संघर्ष सामने आए हैं। भगत सिंह और उनके साथियों के संपूर्ण उपलब्ध दस्तावेज जैसी किताबों का संपादन करके लाखों नौजवानों को क्रांतिकारी साहित्य से परिचित करवाने वाले सत्यम वर्मा और उनके साथियों पर एनएसए लगा दिया जाता है। लेकिन नेशनल मीडिया और ध्रुव राठी जैसे बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स उन्हें प्रॉपर स्पेस नहीं देते। और इसी बीच सोशल मीडिया पर चलने वाला एक आंदोलन अचानक नेशनल न्यूज बन जाता है।
पूरे समाज का आधार जो है लेबर क्लास, उसके विद्रोह की खबर दब जाती है और अचानक सब तरफ अर्बन मिडिल क्लास के कॉकरोच अवतार का शोर सुनाई देने लगता है। यह कोई संयोग नहीं है। पूंजीवादी मीडिया को ऐसी राजनीति ज्यादा पसंद आती है जो सिस्टम को पूरी तरह से चुनौती न दे। इसका मतलब यह नहीं है कि हर नया आंदोलन किसी साजिश का हिस्सा है, लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि कई बार ईमानदार नाराजगी भी आखिरकार इसी सिस्टम के भीतर समा जाती है। इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी को समझने के लिए यह देखना होगा कि आने वाले महीनों में वो किस दिशा में जाती है। क्या वो मजदूरों, किसानों और मेहनतकश जनता के सवालों को उठाती है? क्या वो प्राइवेटाइजेशन और कॉरपोरेट लूट के खिलाफ खड़ी होकर स्ट्रक्चरल चेंज की दिशा में बढ़ती है, या केवल गवर्नेंस रिफॉर्म्स और एंटी करप्शन पॉलिटिक्स तक सिमट जाती है? अगर दूसरा रास्ता चुना गया तो इतिहास खुद उसकी तुलना अन्ना आंदोलन से करने लगेगा। लेकिन इस पूरी चर्चा में एक बात कम्युनिस्ट पार्टियों और वामपंथी संगठनों को भी समझनी होगी। सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी की आलोचना कर देने से काम नहीं चलेगा। हमें यह भी पूछना होगा कि आखिर लाखों नौजवान इस नए मंच की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं, और ऐसे मंचों की तरफ आकर्षित क्यों होते हैं। क्यों कोई यूट्यूबर करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है लेकिन कई कम्युनिस्ट संगठन अपने जिले से बाहर नहीं पहुंच पाते। क्यों सोशल मीडिया पर नई पीढ़ी की भाषा बदल गई है लेकिन हम अभी भी 1980 के पोस्टर और 1990 की स्टाइल में बात कर रहे हैं। क्यों कई नौजवान मार्क्सवाद के बारे में पहली बार ध्रुव राठी या किसी दूसरे यूट्यूबर से सुनते हैं, किसी कम्युनिस्ट संगठन से नहीं। ये सवाल असहज हैं लेकिन जरूरी हैं। अगर वामपंथ को भविष्य में मजबूत होना है तो उसे केवल सही विचार रखने से काम नहीं चलेगा। उसे नई पीढ़ी की भाषा सीखनी होगी। उसे सोशल मीडिया, शॉर्ट वीडियो, मीम, पॉडकास्ट, यूट्यूब और डिजिटल संस्कृति की ताकत को समझना होगा। उसे मजदूर वर्ग की राजनीति को आधुनिक संचार के साथ जोड़ना होगा, क्योंकि राजनीति केवल सही बात कहने का नाम नहीं है, राजनीति लोगों तक पहुंचने की कला भी है। आज कॉकरोच जनता पार्टी जैसी पहलें जिस तेजी से फैल रही हैं, उससे सहमत हो या असहमत, लेकिन एक बात तो साफ है कि उन्होंने नौजवानों की नब्ज पकड़ने की कोशिश की है। अब सवाल यह है कि क्या भारत की कम्युनिस्ट ताकतें भी नौजवानों की नब्ज पकड़ना सीखेंगी, या फिर वे किनारे बैठकर यह शिकायत करती रहेंगी कि लोग उनकी बात क्यों नहीं सुनते। शायद यही इस पूरे मसले से निकलने वाला सबसे बड़ा पॉलिटिकल सबक होगा। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट करके अपनी बात भी ज़रूर रखिए। शुक्रिया।